हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन्स सिटी। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हम लोग लीनियर मोमेंटम पढ़े थे ना बच्चे, क्लास 9th स्टार्ट हुआ है, क्लास 9 चल रहा है। तो लीनियर मोमेंटम क्या पढ़े थे? इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी मतलब कोई भी चीज, मोमेंटम जो होता है कोई ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। मोमेंटम डायरेक्टली रिलेटेड होता है फोर्स से। मतलब कोई भी चीज का फोर्स जितना ज्यादा होगा बच्चा, उसका मोमेंटम उतना ज्यादा होगा, उसका इंपल्स उतना ज्यादा होगा। आया बात समझ में? तो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, क्योंकि हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यही तो न्यूटन साहब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि फोर्स जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, यही ना होता है बच्चे। तो देखते हैं हम लोग। तो देखिए, आप लोग बार बार पढ़े होंगे बच्चे कंजर्वेशन। कंजर्वेशन वर्ड पढ़े होंगे। क्या होता है कंजर्वेशन? कंजर्वेशन का मतलब होता है कि व्हेन ए बॉडी रिमेन्स अनचेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? कंजर्वेशन कहलाता है। क्या बोले? व्हेन ए बॉडी, क्या बोले? कंजर्वेशन को अगर कोई डिफाइन बोलेगा करने के लिए तो क्या बोलेंगे? व्हेन ए बॉडी remains unchanged with respect to time is called, क्या कहलाएगा? is called कंजर्वेशन कहलाएगा। और दिस लॉ is called लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है। तो क्या बोले कि वैसा बॉडी या वैसा सिस्टम रिमेन्स अनचेंज है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? कंजर्वेशन। और दिस लॉ इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन। मतलब अगर ये पेन है इसको ना ज्यों का त्यों रख दे, वैसा जगह पे रखे जो वैक्यूम हो, जहां पे एयर भी नहीं हो, कोई इसको डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो। 4-5 साल बाद, 10 साल बाद देखेंगे तो ये ज्यों का त्यों इसी तरह पड़ा रहेगा। तो ये कंजर्वेशन होगा। बस इसका इंक सूखना नहीं चाहिए, जितना इंक डाले हैं उतना रहना चाहिए। मतलब कोई भी बॉडी को अगर रख दिए हैं, उसके मास, शेप, साइज, डायमेंशन, नेचर, प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, कोई चीज में चेंज नहीं हुआ है बच्चे, तो वो कंजर्वेशन कहलाता है। उसी को हम लोग संरक्षण बोलते हैं। आए बात समझ में? तो हम लोग कंजर्वेशन कितने तरह का होता है? कितने तरह का? 5 तरह का। कौन कौन 5 होता है बच्चे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। टोटल 5। ठीक है। तो वो सब बात की बात है, हम लोग देखने जा रहे हैं क्या? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो याद आ गया। अब मोमेंटम बोल रहे हैं कंजर्व करने के लिए। तो न्यूटन साहब बोले थे कि अगर कोई भी बॉडी पे, कोई भी सिस्टम पे अगर एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो वो सिस्टम, वो बॉडी क्या है बच्चे? कंजर्व्ड है। क्या है? कंजर्व्ड है। मतलब वहां पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है। मतलब आपके मम्मी पापा, परिवार, रिलेशन, घर, खानदान, कोई भी आपको कुछ नहीं बोल रहा है। बोल रहा है बेटा जैसे पढ़ना है, जैसे रहना है रहो। तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को फॉलो कर रहे हो, लेकिन वैसा होगा नहीं। देखते हो, थोड़ा सा आप लोग कपड़ा फुटानी झाड़ते हैं, थोड़ा सा झीट झाट में निकलते हैं, तो मम्मी पापा तो खुश होते हैं कि चलो मेरा बेटा का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड लिविंग अच्छा है, रहन सहन अच्छा है। लेकिन बगल वाला बोलता है कि देखो लफुआ जा रहा है, लफुआगिरी कर रहा है, लाइफ में सेट नहीं हुआ, लफुआगिरी कर रहा है। तो जलने वाले बहुत मिलेंगे बच्चे, बहुत मिलेंगे। जलने दीजिए, आप अपने धुन में चलते रहिए। चलिए हम लोग भी अपने धुन में चलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। तो आ गया कंजर्वेशन बात समझ में?
तो देखिए हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो क्या बोले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज एब्सेंट होगा, तो एब्सेंट होगा तो क्या होगा, टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स, व्हेन एक्सटर्नल एब्सेंट हो जाए, क्या बोले बच्चे, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट हो जाए ऑन ए बॉडी, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट ऑन ए बॉडी, द टोटल लीनियर मोमेंटम of a system, that is क्या, बॉडी, इस क्या होना चाहिए बच्चे, remains conserved, conserved करने का मतलब क्या, that is constant, मतलब यही होता है क्या, इसी को हम लोग क्या बोले, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज एब्सेंट होगा, मतलब बच्चे ये एफ एक्सटर्नल फोर्स कोई भी सिस्टम का अगर एब्सेंट है, एब्सेंट मतलब जीरो है, तो टोटल लीनियर मोमेंटम डेल्टा पी जो होगा, चेंज इन मोमेंटम जो होगा, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा या कंजर्व्ड होगा। आए बात समझ में, डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। डेल्टा का मतलब क्या होता है बच्चे, डेल्टा का मतलब चेंज होता है, क्या होता है, चेंज। आया बात समझ में, चेंज होता है। ये तो क्लियर हो गया आप लोग को कि डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट होता है या कंजर्व्ड होता है। मतलब ये नोट में हम लिख सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम जो होता है, कंजर्वेशन लॉ कहने का मतलब क्या होता है, मोमेंटम इज नेवर, ऐसे लिख सकते हैं, मोमेंटम इज neither created and nor destroyed, it is always क्या होता है, it is always conserved होता है। आया बात समझ में, ऑलवेज कंजर्व होता है। तो समझ में आ गया आप लोग से, कोई भी पूछेगा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है तो क्या बोलेंगे आप लोग, बोलेंगे अगर कोई सिस्टम या कोई बॉडी है उस पर एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं, एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट का मतलब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है उस सिस्टम का, मतलब एक्सटर्नल फोर्स मतलब कोई भी बाहरी फोर्स काम नहीं कर रहा है, जैसे मम्मी पापा, खानदान, रिलेटिव, कुछ भी नहीं। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर कोई बाहरी फोर्स आपको नहीं दिख रहा है, लग रहा है कि यह ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, बाहरी फ्रिक्शन फोर्स हो, विस्कस फोर्स हो, ड्रग्स फोर्स हो, कोई तरह का फोर्स काम नहीं कर रहा है बच्चे। तो अगर नहीं कर रहा है तो वो सिस्टम क्या होगा, वहां पे टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। आया बात समझ में आप लोग को। चलिए हम लोग इसका एक्सप्रेशन देखेंगे, किसका, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। expression of
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या बोले हम लोग को देखना है एक्सप्रेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एक्सप्रेशन देखना है बच्चे। तो कैसे देखेंगे हम लोग एक्सप्रेशन? ये मान लेते हैं ब्लॉक है, इसका मास m1 है और ये जा रहा है कितना स्पीड से? u1 स्पीड से, u1 मीटर पर सेकेंड से। ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है। ये कितना स्पीड से जा रहा है? m2 से, और इसका स्पीड क्या है? u2 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया m1 और ये हो गया m2। ये v1 मीटर पर सेकेंड हो गया बच्चे और ये v2 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये m1 मास है और ये m2 मास है। देखिए बच्चे, ये इसका स्पीड जो है ना, यहाँ पे कंडीशन है कि u1 ग्रेटर देन u2 है, मतलब पीछे वाले का स्पीड ज्यादा है बच्चे आगे वाले से। तो ये पीछे वाला कहीं एक ही ट्रैक पे जा रहा है तो कहीं ना कहीं जाके इसको ठोकेगा ना, टक्कर देगा ना। देखिए टक्कर बच्चे दो तरह का होता है, मतलब कॉलिजन दो तरह का होता है, इलास्टिक और इनइलास्टिक। मतलब इलास्टिक कॉलिजन मतलब दीवार पे बॉल को मारे और जितना वेलोसिटी से मारे उतना वेलोसिटी से लौट के आ गया, तो वो इलास्टिक कॉलिजन है। अब कीचड़ पे बॉल मारे, लौट के आएगा? कीचड़ आएगा बच्चे, तो वो इनइलास्टिक कॉलिजन है। मतलब जहां पे काइनेटिक एनर्जी का, लीनियर मोमेंटम का एनर्जी का लॉस हो जाए बच्चे, मतलब लौट के नहीं आए, वो इनइलास्टिक। और जहां पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हो, जैसे वेलोसिटी का लॉस नहीं हो, ऐसे मानिए स्पीड का लॉस नहीं हो, जैसे जितना वेलोसिटी से मारे उतने वेलोसिटी से लौट आए, तो वो इलास्टिक कॉलिजन। जैसे हम लोग क्या करते थे, कोई साइकिल वाला जाता था, दौड़ के जाके धक्का देते थे, तो क्या करते थे, अपना वेलोसिटी साइकिल वाले को दे देते थे और साइकिल वाले का वेलोसिटी हम लोग ले लेते थे। मतलब जितना वेलोसिटी से साइकिल चल रहा था उतना वेलोसिटी से हम चलने लगते थे और हम लोगों के वेलोसिटी से साइकिल वाला चलने लगता था। या कोई आदमी रेस्ट में रहता था, दौड़ के जाके धक्का देते थे, तो क्या होता था, हम अपना वेलोसिटी उसको दे देते थे, वो या तो दौड़ने लगता था या तो मुंह के भर गिर जाता था और उसका वेलोसिटी हम लोग ले लेते थे, हम लोग रेस्ट में आ जाते थे। तो वही हो रहा है, जब ये इसको टक्कर मारा होगा तो ये अपना वेलोसिटी इसको दे दिया होगा, इसका वेलोसिटी ये ले लिया होगा, मतलब यहाँ पे v2 ग्रेटर देन हो गया होगा किससे? v1 से। मतलब आगे वाले का स्पीड ज्यादा हो गया होगा पीछे वाले से। आया बात समझ में? ये हो गया होगा, तो ये बिफोर कॉलिजन है। क्या है? बिफोर कॉलिजन। ये ड्यूरिंग कॉलिजन है, ड्यूरिंग कॉलिजन मतलब टक्कर के जब टक्कर हुआ होगा, और ये आफ्टर कॉलिजन है। आया बात समझ में बच्चे? तो ये आफ्टर कॉलिजन होगा। हम लोग इसका एक्सप्रेशन देखने जा रहे हैं, एक्सप्रेशन देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोले कि एक्सप्रेशन देखिए, ये पीछे वाला टक्कर इसको मारा होगा, ये अपना वेलोसिटी इसको दिया होगा, इसका वेलोसिटी ये ले लिया होगा, तो आगे वाला आगे निकलते गया होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, फोर्स देखने जा रहे हैं। ये मान लेते हैं हम लोग का फर्स्ट बॉडी है और ये सेकेंड बॉडी है बच्चे। तो ये फर्स्ट बॉडी हो गया और ये सेकेंड बॉडी, यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड बॉडी का टक्कर है, ड्यूरिंग टक्कर है। तो मान लेते हैं
फोर्स F1 जो है, मतलब F1 फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा बाय द फर्स्ट बॉडी, मतलब फर्स्ट बॉडी जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा F1, और सेकेंड बॉडी जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा F2 कर रहा होगा। तो हम यहाँ पे लिखे फोर्स F1 एक्सर्ट बाय द फर्स्ट बॉडी ऑन द सेकेंड बॉडी, ऑन द सेकेंड बॉडी। तो कितना F1 फोर्स एक्सर्ट किया, फर्स्ट बॉडी एक्सर्ट कर रहा है किस पे, सेकेंड बॉडी पे। तो सेकेंड बॉडी पे तो क्या होगा, सेकेंड बॉडी का मास लेंगे m2 और उसका एक्सेलरेशन लेंगे, तो उसका फाइनल वेलोसिटी सेकेंड बॉडी का कितना है बच्चे, v2 है, और इनिशियल वेलोसिटी u2 है ना, u2, क्योंकि u1 u2 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u1 है फर्स्ट बॉडी का, u2 इनिशियल बॉडी सेकेंड बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी है, और v1 क्या है, फर्स्ट बॉडी का फाइनल वेलोसिटी है, और v2 क्या है, फाइनल वेलोसिटी सेकेंड बॉडी का है आफ्टर कॉलिजन है। तो फोर्स F2 एक्सर्ट बाय सेकेंड बॉडी ऑन द फर्स्ट बॉडी, तो F2 इज इक्वल टू क्या होगा, m1। देखिए तो यहाँ पे फोर्स F1 एक्सर्ट बाय द फर्स्ट बॉडी ऑन द सेकेंड बॉडी, तो F1 इज इक्वल टू m2, और एक्सेलरेशन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ना, तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे टी। अब यहाँ फोर्स F2 एक्सर्ट बाय द सेकेंड बॉडी ऑन द फर्स्ट बॉडी, तो फर्स्ट बॉडी तो F2 हो जाएगा, m1 क्योंकि फर्स्ट बॉडी पे कर रहा है ना फोर्स F2 एक्सर्ट, मतलब हम बोले कि F2 सेकेंड बॉडी जाके फर्स्ट बॉडी को धक्का दिया, तो धक्का दिया तो सेकेंड बॉडी तो रेस्ट में आ गया ना, फर्स्ट बॉडी अब मोशन में आ गया, तो कितना एक्सेलरेशन हुआ होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स काम किया ना जाके बच्चे, तो F2 इज इक्वल टू m1 v1 माइनस u1 बटे t। अब हम लोग क्या लगाएंगे, बाय यूजिंग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कौन, न्यूटन थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या था, एक्शन एंड अपोजिट रिएक्शन, एक्शन एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब क्रिया के अपोजिट प्रतिक्रिया। किसी को थाप मारते हैं तो आपको भी चोट लगता है ना, उसको भी लगता है, आपको भी लगता है, नहीं लगता है बच्चे। या आज हम लोग नेचर से देखिए अभी खिलवाड़ कर रहे हैं, नेचर में इतना पॉल्यूशन पॉपुलेशन कर रहे हैं, देखिए अभी इतना ठंडी गिर रहा है ना, तो ये सब क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ है। मतलब नेचर को जितना दीजिएगा नेचर लौटा के आपको उतना ही देगा, याद रखिएगा, आपको लेना ही पड़ेगा, हंस के रो के जैसे लीजिए। तो बाय यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, by using न्यूटन्स थर्ड लॉ, थर्ड लॉ यूज करेंगे तो क्या बताया था न्यूटन्स थर्ड लॉ बोला था एक्शन एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब F1 इज इक्वल टू माइनस F2, ये था। तो F1 कितना है, m2 v2 माइनस u2 बटे t इज इक्वल टू m1 v1 माइनस u1 बटे t। ये कैंसिल, m2 v2 माइनस u2 इज इक्वल टू m1 v1 माइनस u1। तो क्या होगा बच्चे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 माइनस m1 u1। तो एक मिनट बच्चे, यहाँ माइनस था, माइनस माइनस छूट रहा है, वही हम सोचे कि माइनस क्या हो रहा है, ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा, इसको इधर लेके आ जाते हैं ना हम लोग, या इसी को उधर लेके चल जाते हैं, तो m2 v2 प्लस m1 v1
इज इक्वल टू यहाँ पे m1u1 प्लस m2u2। तो इसी को हम लोग दैट इज लिख सकते हैं क्या, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। मतलब लीनियर मोमेंटम क्या होगा, क्लियरली क्या होता है, क्लियरली सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ आफ्टर कॉलिजन। यही तो होगा, क्या बोले कि सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बिफोर कॉलिजन जो होगा इक्वल होगा सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ आफ्टर कॉलिजन का। आ गया बात समझ में बच्चे कि क्या होगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जहां पे आप लोग को बोलेगा कि वेयर, आप लोग से बोलेगा वेयर m1 इज इक्वल टू क्या, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, m2 इज इक्वल टू मास ऑफ सेकेंड बॉडी, ठीक है। और हो जाएगा u1 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी u2, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी v1 क्या है बच्चे, फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, v2 फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी। ये होगा, आया बात समझ में। क्या बोले m1 मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, m2 क्या है मास ऑफ सेकेंड बॉडी, u1 क्या है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, u2 क्या है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी, और v1 क्या है फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, या v2 क्या है फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी। देखिए हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे एक क्वेश्चन लेते हैं, वो भी एनसीईआरटी का, देखते हैं कौन अच्छा क्वेश्चन है ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट बच्चे क्लियर हो जाए। तब हम लोग पढ़ेंगे रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एनसीईआरटी का। अच्छा देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है कार ए जिसका मास कितना है 1500 केजी है, कितना स्पीड से जा रहा है 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, कोलाइड्स विद कार बी का कितना है बच्चे 1000 केजी का है, और वो कितना स्पीड से है 15 मीटर। तो याद है ये कम से चल रहा है और ये ज्यादा से, तो जाके कहीं ना कहीं इसको ठोका होगा ना, तो ठोक दिया, मतलब ये क्या था बिफोर कॉलिजन, बिफोर कॉलिजन मतलब बिफोर कॉलिजन हो गया, ये ठोक दिया। तो आफ्टर कॉलिजन ये ड्यूरिंग कॉलिजन हो गया, ड्यूरिंग कॉलिजन, ठीक है। कार ए बिकम्स, अब क्या हो रहा है जब ठोका जाके, तो कार ए का स्पीड कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो बोल रहा है कि कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कार बी, बोल रहा है कि कार बी का क्या रहा होगा। तो कार बी का तो ये लिख लेते हैं आफ्टर कॉलिजन। तो देखिए भी ए बच्चे हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यू ए, और इसको बच्चे क्या यू बी लिख सकते हैं ना। तो बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन, तो ये एम ए हो गया मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, ये एम बी हो गया मास ऑफ सेकेंड बॉडी, यहाँ पे ये एम ए हो गया मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, ये एम बी हो गया मास ऑफ सेकेंड बॉडी, मतलब ये एम ए है और ये एम बी है। तो एम ए कितना है
1500 केजी है और mv कितना है 1000 केजी है। मास ऑफ सेकेंड, मास ऑफ मतलब कार बी बच्चे। तो देखिए बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये बच्चे कार का चक्का उठ गया, लगता है एक्सीडेंट हुआ है, तो थोड़ा सा सटा देते हैं अर्थ में, ठीक है। ये देखिए तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो याद है, बिफोर कॉलिजन क्या होगा बच्चे, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए बी ए प्लस एम बी बी बी। तो ये हो जाएगा बच्चे कितना, एम ए कितना है 15,000 है, गुना कितना 25 और प्लस एम बी कितना है 1000 इंटू 15 इज इक्वल टू एम ए कितना है 1500 इंटू इसका स्पीड कितना है बच्चे 20 है और प्लस एम 1000 इंटू बी बी है। कर लीजिए ना। तो देखिए तो 25 इंटू 15 कितना होगा, कर लीजिए 25 37500 और प्लस ये 1500 हो गया बच्चे, 3 जीरो हो जाएगा ना 1500 हो जाएगा, 1000 गुना 500 करेंगे तो ठीक है 3 जीरो हो जाएगा ना, और ये 30 हो जाएगा और 3 जीरो प्लस 1000 बीबी हो जाएगा। तो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा बच्चे 375201530 005 5250 और माइनस 30,000 इज इक्वल टू 1000 बीबी। अब इसको घटा देते हैं ना, तो 22500 इज इक्वल टू 1000 बीबी। तो देयरफॉर बीबी इज इक्वल टू 22500 बटे 1000, ये 2 जीरो कैंसिल, मतलब 22.5 मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गया कार बी का स्पीड। ये रफ है बच्चे, रफ हमेशा हम उधर करना चाहिए, लेकिन हम इधर कर लिए, जगह नहीं था, स्पेस नहीं था। देखिए कुछ था बच्चे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दिए, जो जो दिया हुआ था लिख दिए, बस मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, ले जाके डिवाइड कर दिए। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बच्चे खत्म हो गया। इस पे क्वेश्चन भी हम देखे, ठीक है। एक चीज इसमें बच रहा है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, मतलब एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जब रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन का नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करेंगे बच्चे, तो उसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता देंगे, ठीक है। तब तक क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और मेरे चैनल ब्रेन सिटी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए। चलिए, थैंक यू।